सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो कि कल आपकी कंडक्ट हुई थी, जिसमें मैंने 20 फरवरी 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एसएससी जीडी का टीयर 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके पूरे 20 क्वेश्चन हमने मैथ्स के वहां पर प्रैक्टिस करे थे। आज आपकी दूसरी क्लास है जिसमें हम 20 फरवरी को ही 2024 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी जीडी का, उसके पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपका जनवरी में अप्रॉक्स कंडक्ट होने वाला है। तो भैया बहुत ही ध्यान से पेन कॉपी लेकर आप यहाँ पर आइए। ठीक है, टाइम पास करने के उससे नहीं आइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। इसमें बोला गया है, if 72 binders can bind 720 book and in 22 days, how many binders will be required to bind 660 books in 12 days? देखिए भैया, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। यदि आपको वर्क निकालना है ना, जो भी वर्क होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि कितने व्यक्ति से आप काम करा रहे हैं, कितने दिन तक करा रहे हैं, कितने घंटे तक करा रहे हैं, है ना। टाइम भी होता है ना, कितने डेज या फिर टाइम बोल सकता हूँ। अब टाइम में आर भी आ जाता है, इस तरीके से ही आपका वर्क होता है। तो यदि मैं बोलता हूँ कि कोई भी दो वर्क आप अलग अलग करा रहे हैं, लाइक मैंने W1 वर्क ले लिया, तो उसमें मान लो M1 व्यक्ति कर रहे हैं, समय ले लिया मान लो T1 समय में। उसी प्रकार से अगर W2 वर्क मैंने ले लिया, तो M2 व्यक्ति कर रहे हैं T2 समय के लिए। तो यहां से अगर इनका मैं रेशियो ले लेता हूँ, तो एक रेशियो में एक रिलेशन बन जाता है। रिलेशन क्या बनता है कि W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, M1 इंटू T1 अपॉन में M2 इंटू T2। ये रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसी का यूज करके अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 720 बुक्स, 72 बाइंडर्स 720 बुक को 22 दिन में बनाते हैं। मतलब अगर मैं पहला काम मान लेता हूँ कि 720 बुक बनाना है, और दूसरा काम हमको पता नहीं क्या है, तो मैं W2 ही रहने देता हूँ। तो इसको बनाने के लिए क्या लग रहे हैं भैया, 72 बाइंडर्स हैं, 22 दिन तक बनाते हैं। तो वो बोल रहा है कि यदि 660 बुक, अच्छा W2 वर्क भी दिया हुआ है, देखिए 660 बोला है ना, ये तो इसकी अगर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 660। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख सकते हैं हम 660। उसके लिए वो बोल रहा है कि कितने बाइंडर्स लगेंगे, कितने बाइंडर्स लगेंगे यदि वो 12 दिन तक काम करें। सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 12 से काट देता हूँ, 12 6 72, जीरो से जीरो ये कट जाएगा, 6 11 जा, 6 1 जा, 6 2 जा, 6 2 जा, ये 12 कट जाएगा, ये 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121। तो 121 बाइंडर्स यहाँ पर आंसर आएगा। इसको करने का दूसरा तरीका मैं डायरेक्ट ये करता हूँ, कि इतना समझने से बेस्ट ये है भाई, कि हम क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करें, 72 बुक्स को बनाने में 72 बाइंडर्स लग रहे हैं, 22 दिन तक जो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर 760 660 बुक्स बनाना है, तो कितने बाइंडर्स लगेंगे जो कि 12 दिन तक काम करेंगे। तो 12 6 72 कट गया। ठीक है, ये कट जाएगा, 6 1 जा, 6 2 जा, जीरो, जीरो से जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 11 जा, 6 2 जा 12, 2 11 जा ये कट गया, वो उधर जाएगा, तो बी की वैल्यू जाएगी 121। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6875। आपसे बोला गया है यदि प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% है, तो आपको उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना है भैया। आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, आपको अगर उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया यहाँ पर बताइए। तो आप बोलेंगे कि ये जो हर चीज का प्राइस जो है वो 100% होता है कॉस्ट प्राइस। अगर उसको मैं 25% के प्रॉफिट पर मैं सेल करता हूँ, तो जो सीपी है वो 100% रहेगी, तो एसपी जो हो जाएगी वो 125% रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, ये 125% की तो वैल्यू है। हमको कॉस्ट प्राइस निकालना मतलब हमको 100 की वैल्यू निकालना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये 125% जो वैल्यू है ना, ये हमको 6875 के बराबर है। हमको 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100% निकाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा, वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पर हम चॉकलेट कंसेप्ट लगा सकते हैं, जिसके बराबर होता है उसको नीचे लिखते हैं। लाइक ये 125% के बराबर है, वो निकालना 100 की वैल्यू, बस सॉल्व कर दीजिए। 25 5 जा 125, 25 4 जा, 5 के टेबल में ये करेंगे तो 5 1 जा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 5200 5500, 5500 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25% ऑफ 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दिस। किसी नंबर का, किसी संख्या मान लेते हैं ये 20% का 25% जो है वो 250 के बराबर है, ढाई नहीं 250 के बराबर है, 250 के बराबर। तो संख्या का 35% निकालिए। तो आपसे बोल रहा है वो नंबर जो है उसका 35% निकालिए। तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे सर, 250 यहीं रहेगा, ये 20% इधर आ जाएगा, 25% भी इधर आ जाएगा। निकालना क्या है, 35%, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे बस। परसेंट से परसेंट रिमूव हो गया, ठीक है। 25 10 जा ये कट जाएगा, 10 से ये 2 बार में हो जाएगा रिमूव, ठीक है। अब ये परसेंट है यहाँ पर, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 35 अपॉन में 2% हटाकर हम ऊपर 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1750। तो यहाँ से x का 35% की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1750, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वप्निल जो है वो किसी सोफे को बनाने में 16 दिन का समय लेता है। रेवती के साथ मिलकर वो उसी काम को 128/17 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। यहाँ पर बोला गया कि स्वप्निल जो है वो किसी सोफे को बनाने में 16 दिन का समय लेता है। स्वप्निल भैया 16 डेज में किसी सोफे को बना पाते हैं, ठीक है। यदि स्वप्निल भैया रेवती मैम के साथ मिल जाएंगे ना, तो उनको जो काम करने में समय लगेगा वो 128/17 डेज का समय लगेगा। वो बोल रहा है रेवती अकेले कितने दिन में काम करेंगी। भैया हमेशा मैंने आपको जब एफिशिएंसी वाली मेथड से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया तो उसमें ये बताया था कि टाइम का हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है, समय का अपोजिट क्षमता होती है। तो सर यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1/16 1/16, और इसका अपोजिट करूंगा तो वो हो जाएगा 17/128। ये इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यदि मैं बोलता हूँ आपसे कि रेवती रेवती से कितने दिन में काम कंप्लीट होगा अकेले, तो आप बताइए। टोटल तो एक काम है, टोटल एक काम है, ठीक है। टोटल वर्क वन मानते हैं, क्योंकि हम टोटल वर्क वन मानते हैं तभी तो एफिशिएंसी वाली मेथड सॉल्व होता है। अच्छा किससे कराना है हमको, रेवती से। तो दोनों की एफिशिएंसी ये है, उसमें स्वप्निल की माइनस कर दो। तो आप दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 17/128 में से 1/16 माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं भैया। 16 इंटू में 128 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 16 इंटू 160। 16 देखो 16 और 17 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो 16 7 का कितना होता है ये आपको आना चाहिए। तो 16 7 का होता है 112 और 160। 112 और 160 कितना हो जाएगा, 272। 272 और माइनस में 128, तो कितना बच रहा है 72 और 72 144, तो 9। तो ये हो जाएगा 16 इंटू में 128 अपॉन में 144। 16 9 से कट गया तो 128/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही सबसे सही तरीका है करने का इसको, ठीक है। चलिए नहीं आया तो एक बार मैं नॉर्मल मेथड से बता देता हूँ भाई, मुझे लग रहा है किसी को नहीं आया हो तो। देखिए स्वप्निल भैया वो 16 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, और रेवती और स्वप्निल दोनों मिलकर काम करते हैं वो 128/17 डेज में होता है। यदि मैं इसमें टोटल वर्क मानने की कोशिश करता हूँ, तो मान लेता हूँ टोटल वर्क 128 ही है। टोटल वर्क अगर मैं मानता हूँ, तो यहाँ पर स्वप्निल की एफिशिएंसी कितनी आएगी। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क में, टोटल वर्क में टाइम का डिवाइड करते हैं तो वहां से एफिशिएंसी आती है, राइट। तो यहाँ पर 128 अपॉन में 16 करूंगा तो कितना आ गया भैया, 8 बार। 8 बार में आ गई। यहाँ पर इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 128 डिवाइडेड बाई 128/17। तो ये से ये कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 17, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि पूरा काम जो है, पूरा काम किससे कराना, रेवती से। रेवती की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी में से स्वप्निल की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो रेवती की आ जाएगी क्या, तो 17 - 8, तो कितनी हो जाएगी, 9 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो सर टोटल काम है 128, 9 की एफिशिएंसी से कराना है, तो एक ये तरीका भी हो सकता है एलसीएम मेथड से, ठीक है। 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक संयोजित रूप से उधार दिया जाता है, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा भैया, एक बात बताइए। 80% ब्याज लग रहा है टोटल, वार्षिक मतलब एक साल में, एक साल मतलब 12 महीने में। लेकिन वो बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने का। तो हर 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 40% ब्याज लगेगा। लेकिन वो बोल रहा है 12 महीने का, तो 40% एक बार लगेगा 6 महीने में, फिर अगली बार 40% लगेगा। तो 40% 40% 2 बार ब्याज लगकर कितना मिलेगा, तो आपको 9,000 का निकालना है। तो 9,000 का 2 बार 40% निकलेगा। तो वहां पर एक, मैं आपको डायमंड रेशियो हमेशा से पढ़ाता आया हूं, डायमंड रेशियो। जब भी आपको 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज
प्रॉफिट या डिस्काउंट या कुछ भी निकालना हो तो आप हमेशा रेशियो उसका यूज करेंगे, 2:1 का यूज करेंगे। 2 साल का डायमंड रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का 2:1 होता है। पहले साल 40% ब्याज लग रहा है, तो हमने मान लिया कि टोटल जो प्रिंसिपल है आपका वो 100 है। ठीक है, तो 100 है, पर यहाँ पर एक्चुअली में 100 नहीं है, यहाँ पर 9000 है। देखिए 9000 है तो हम इसको ही मान लेते हैं। 100 क्यों माने, 9000 ही मान लेते हैं। तो 9000 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9000 का 10% होगा 900, तो 40% कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 3600। और फिर इसका फिर 40% निकालिए, इसका फिर 40% निकालिए। तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10% होगा कितना, 360, तो 720, तो 1520 आ जाएगा, 1520। बस अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 टू जा हो जाएगा 7200, प्लस 1520 × 1, तो 1520 ही हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 87 20। आंसर गलत आ रहा है क्या, 72 और 5, कहीं पर मिस्टेक हो रही है भैया, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका 40% हो जाएगा, 9 4 जा 3600। अब इसका 40% निकालना है, तो इसका 10% हो जाएगा 360, लेकिन इसका 40% निकालना है, तो 360 का 72, 144। हाँ 144 आ रहा है ना, 144, 1444, 144। ठीक है, तो 1440 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 72 और 476, 8640 आंसर जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, इसका एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि भैया 40% एक बार ब्याज लग रहा है, दूसरी बार भी 40% लग रहा है, तो 2 बार का या 2 साल का ब्याज निकालना हो तो उसको निकालने का दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है भाई, 40% ब्याज लगने का मतलब क्या होता है। आपसे मैंने बोला कि 40% अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो आप इसमें दो सक्सेसिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, x+y+xy/100, 2 साल का। तो हम क्या बोलेंगे, 40+40+40 × 40/100। सुन सुन प्यार धुन, तो कितना हो जाएगा, 80, 40 40 80, और 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा, 96%। क्या 96% हो जाएगा। तो कुछ नहीं है भैया, 9000 का 96% निकालना है। या फिर आप एक काम करो, 9000 अपने आप में 100% है, तो इसमें से इसका 4% माइनस कर दो। इसका 4% कितना होगा, देखो या तो 9000 का 96% निकाल लो, या 9000 अपने आप में 100% होता है, तो इसमें से एक काम करिए, इसमें से इसका 4% माइनस कर दीजिए। तो 9000 का 4% कितना होगा, 9000 का 4% कितना होगा, 1% होगा 90, तो 4% होगा 360, तो इसका टोटल आ जाएगा 8640, ये आंसर है। और या फिर आप भाई 60 को माइनस कर रहे हो, आखिरी में 40 आना चाहिए, एक में ही आंसर। ठीक है, चलिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना, 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना दिया हुआ, मान लेते हैं कि 2 नंबर का प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्रोडक्ट दिया हुआ कितना। अच्छा, एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 720, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 4, आपको एलसीएम निकालना है भैया, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 0, ये आपका एलसीएम आ गया 180। ये रिलेशन होता है किसी भी 2 नंबर का, अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। ठीक है, चलिए। इफ 45% ऑफ एक्स, एक्स का 45%, 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15% ऑफ वाई, तो यहां से एक्स और वाई का रेशियो निकालिए भाई। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, डायरेक्ट शॉर्ट में एक्स और वाई का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है वो यहां लिख दो, जो वाई की वैल्यू है वो यहां लिख दो, बस रेशियो आ गया 1:3, ये आंसर है। ठीक है, चलिए। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, अगर 6 पेन की कॉस्ट प्राइस, 6 पेन की कॉस्ट प्राइस 5 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है, 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे भैया। अभी जैसा पिछले बार करा वैसे ही इसमें भी करेंगे, इधर अपोजिट ऐसा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5:6। आपसे बोला प्रॉफिट या लॉस परसेंट, भैया सीपी का रेशियो 5 और 6 आ रहा है, एसपी कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलिए। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसका मार्केट प्राइस उससे 60% ज्यादा 160 हो गया। ठीक है। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट, यदि उसमें 60% का सॉरी कितना 20% का अगर डिस्काउंट दिया जाए, तो इसमें अगर मैं 20% माइनस करता हूँ तो इसका 10% तो हो जाएगा 16। किसी भी नंबर का 10% निकालने का तरीका क्या है, लास्ट से एक जीरो को उड़ा दो। फॉर एग्जाम्पल 160, तो इसका 10% 16 हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल 140 तो इसका 10% 14 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1500 इसका 10% 150 हो जाएगा। सिर्फ एक जीरो उड़ाना है तो वो 10% होता है। तो इसका 10% 16 हो गया, लेकिन 20% कितना हो जाएगा? 32। 32 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 128। तो भैया 100 की चीज को 128 में बेचने का मतलब क्या? 28 का प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ बेस इतना एंड हाइट इज इतना? वो बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा यदि उसके बेस की रेडियस 70 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे वो होता है सर 2 पाई आर एच। तो हम पुट करेंगे वैल्यू 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, रेडियस है 70 और हाइट है 14। बस कुछ नहीं करना है, काट देना है। 7 से 10 बार में कटेगा। ठीक है, 14 टू ज़ा 28, 28 टू ज़ा 56, तो हो जाएगा 616, 616 और एक जीरो, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए। इफ द ट्रेन ऑफ लेंथ 384 मीटर क्रॉसेस अ इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड, यदि कोई ट्रेन किसी पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को, जो कि 384 12 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो भैया स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और ट्रेन यदि किसी पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सर यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब 384 को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड कितनी आ रही है? 12 3 36, 12 2 24। तो स्पीड आ रही है 32 मीटर पर सेकंड। भैया आंसर तो यही आ गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन? ओके, यहाँ तो स्पीड आई है फर्स्ट ट्रेन की। यहाँ स्पीड आई है फर्स्ट ट्रेन की, स्पीड आई है फर्स्ट ट्रेन की। अब आगे क्या बोला है? एंड क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, आगे सेम लेंथ की ट्रेन को क्रॉस करने में उसे 12 सेकंड का समय लगता है, अपोजिट डायरेक्शन वाली को। तो उनकी स्पीड कितनी होगी सेकंड ट्रेन की? एक बात बताइए, ट्रेन वन की स्पीड तो होगी 32, ट्रेन टू की स्पीड में मान लेता हूँ T2 होगी। ठीक है, ये स्पीड चल रही है ना, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्योंकि दोनों कहाँ जा रहे हैं भैया? दोनों के देखिए स्पीड जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना, लाइक ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड प्लस होती है। अपोजिट डायरेक्शन आने में रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। ये मैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें भी ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड प्लस हो गई। डिस्टेंस कितना क्रॉस कर रहे हैं? दोनों सेम लेंथ की हैं, तो भैया 384 का एक था, दूसरा भी 384 का ही रहेगा। और उसको टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकंड का, तो यहाँ पर 12 सेकंड का आ जाएगा। 384 और 384 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 768 अपॉन में 12, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48, और इधर आ रहा है 32 प्लस T2। तो यहाँ से एक बात बताइए, ये आगे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रंग बदल लेते हैं भाई। तो यहाँ पर 32 प्लस T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 64। तो यहाँ से T2 मतलब ट्रेन टू की स्पीड कितनी हो जाएगी भैया? देखकर ही समझ में आ रहा था 32 ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिफोर 31 32? 32 से पहले प्राइम नंबर कितने कितने होते हैं? 31 होता है, 30, 29, 26, 24, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5 is a prime number or not? Yes. 5, 4, 3, 2, 1 is not prime number। बस इतने नंबर होते हैं। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द एवरेज, इन सबका एवरेज निकालना है। चलिए ऐड करते हैं। 31 और इनको ऐड करा तो 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया, इन दोनों को ऐड करा 60, इन दोनों को ऐड करते हैं 20, 30, 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90, 90 के बाद इन दोनों को ऐड करते हैं 90, और 30 फिर कितना हो जाएगा? 120, 120 के बाद इन दोनों को ऐड करते हैं 120 के बाद इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 55, 55, और 55 में इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 60, 130। तो 120 और 130 कितना हो जाएगा? 250। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पक्का सही जा रहे हैं ना भैया? कहीं तो मिस्टेक की है हमने, राइट? हमने कहीं मिस्टेक की है बहुत बड़ी, फिर से देख लेते हैं। 31 और 29, कलर बदलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? 31 और 29 को ऐड करा तो 60 हो गया। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड करा, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ये। फिर मैंने 19 को और इसको ऐड किया। देखो हमने इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। 19 को और 11 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा?
30। उसके बाद 13 को और 32 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 45 और प्लस 75। सबको ऐड करते तो ये हो जाएगा 130 और इसको ऐड करते तो कितना हो जाएगा 120। 130 और 120 कितना हो जाएगा 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 250। अच्छा, एवरेज निकालना है ना, एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिफोर 32, 32 से पहले वाले। ये 32 ही था या 3 और 2 लिया था मैंने? अरे यार, ये मिस्टेक ये हो गई ना, हमने इसको 32 मान लिया। मिस्टेक यही हो गई है, देख लीजिए भाई, लिखने में गलती हो गई है। 31, उसके बाद 29, 25, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं बोल रहा हूँ 3 2 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और एक 18 10 28, 28 और 3 41, 41 और 7 48, 58, 58 और 20 77, 77 में 3 जोड़ा तो 80 और 20 100, 129, 30, 160 आ रहा है भैया, 160 और उसमें 9 9 से डिवाइड करना है क्योंकि 9 प्राइम नंबर है। 9 1 जा 9, कितना बचा भैया 7, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। फिर गलत आ रहा है यार, क्या हो रहा है इसमें? प्राइम नंबर यही है, कंफर्म कर लो। दो एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, इसके दो डिविजिबल वाल दो नंबर से डिवाइड होता है। तीन भी एक प्राइम नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है यार। तो क्या होगा, 160 को 11 से डिवाइड करना है। 11 1 जा 11, 5 यहाँ आ जाएगा, 11 4 जा 44.5। यही आ रहा भैया, एक ही आंसर है 14 वाला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 32, इफ वन नंबर इज रिमूव द एवरेज विल 128, व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर? देखिए, पांच संख्याओं का औसत जो है वो 32 है, तो उनका टोटल सम कितना आ जाएगा? टोटल सम क्या होता है? एवरेज इंटू में, एवरेज इंटू में टोटल नंबर, यही होता है। तो वो हो जाएगा 5 इंटू 32 कितना हो जाएगा 160। ये 160 हो गया टोटल सम। वो बोल रहा है यदि एक नंबर को रिमूव कर दिया जाए तो एवरेज 28 हो जाता है। एवरेज 28 हो जाने का मतलब एक नंबर रिमूव करा मतलब चार नंबर का एवरेज 28 हो गया। तो इनका सम कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 4 इंटू में 28, तो हो जाएगा 112। तो वो जो नंबर रिमूव करा होगा वो इनका डिफरेंस ही तो होगा ना भैया। तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 ही वो नंबर होगा। इसको निकालने का दूसरा तरीका समझिए भाई, थोड़ा सा एक एडवांस तरीका। यदि पांच नंबर का औसत 32 है, एक नंबर को रिमूव करा, तो रिमूव करा तो मान लेते कि वो नंबर 32 का ही रिमूव करा होगा। अगर 32 रिमूव करते तो एवरेज 28 नहीं 32 ही रहता, लेकिन एवरेज कम होकर कितना हो गया 28 हो गया। कितने लोगों का? चार का। तो एक बात बताइए कितना कम हुआ एवरेज? तो आप बोलेंगे सर टोटल इसके जाने से ना, इसके जाने से टोटल चार एवरेज कम हो गया। चार एवरेज कम हो गया। अच्छा, कितने लोगों का कम हो गया? तो आप बोलेंगे सर चार लोगों का कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 16 लेकर गया होगा ना, मतलब ये 16 किलो ज्यादा का रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 48 का रहा होगा। चलिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज अमंग दिस एंड दिस कैंडीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ईच गेट द सेम नंबर ऑफ। भैया लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आया था जिसमें रोज में आपको बराबर क्वांटिटीज में आपको जमाना था। तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप किस तरीके से जमा सकते हैं इसमें, अगर बराबर बराबर जमाना हो। तो भैया 1003 चॉकलेट्स हैं और 2703 कैंडीज हैं, इनको अगर बराबर जमाना हो तो आप किस तरीके से जमाएंगे? तो मुझे एक बात बताइए, इनको काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, इनका मल्टीपल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इनको सबसे बड़ा नंबर जो काटता है उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जो इन सबको काट दे। तो हम क्या करेंगे, इनको चेक कर लेंगे वाइज, वन बाय वन इनको चेक कर लेते हैं, या फिर इसके डिफरेंस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इनका डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ ना, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 1700, 1700 डिफरेंस आ रहा है। तो इनका जो एचसीएफ होगा या तो वो 1700 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, ये होता है। तो 1700 का फैक्टर ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, सिर्फ एक ही फैक्टर है 17, यही आंसर होगा। भाई एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि वो जो नंबर है उनके डिफरेंस आपस में ले लो। तो एचसीएफ या तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो भी दो नंबर दिए हुए हैं उनका आपस में डिफरेंस लीजिए, उनका जो अंतर आता है
या तो HCF वो अंतर खुद ही होगा, या फिर उस अंतर का, उस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक एंड 6 पेन। 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत जो है वो आपको 3000 रुपए दी हुई है, और बोला जा रहा है विद द सेम मनी वन कैन बाय अ नोटबुक। भैया उसी मनी से एक नोटबुक खरीदी जा सकती है और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं 3000 रुपए में ही। तो बताइए कि राजू अगर 15 पेन खरीदना चाहते हैं तो उसको कितने देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं हम। मैं बोलता हूँ कि यदि इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम सीधी सी बात है कि इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर देता हूँ ना, इनको आपस में डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा भाई, ये कट जाएगा। ठीक है, वन बार में कट जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n + 6p इज इक्वल टू 1n + 12p। ये तरीका हो सकता है। ठीक है, 3n उधर जाकर माइनस होगा, 1n इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 6p। तो यहाँ से ये 3 बार में कट गया, तो यहाँ से n/p कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। आ जाएगा। तो यहाँ पर राजू अगर 15 पेन खरीदना चाहता है तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पर कीमत निकालते हैं, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं इनकी, क्योंकि ये रेशियो आया है ना हमारे पास। तो अगर ये नोटबुक की कीमत देखता हूँ तो वो 3 है, पेन की कीमत 1 है, तो कितना हो जाएगा 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। अच्छा यहाँ 15 आ रही है और ये कितना बोल रहा है 3000 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपए आ गई। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, तो 15 पेन खरीदना चाहता है मतलब 15 इंटू पेन की कीमत कितनी थी 1, तो ये 15। तो यहाँ पर अगर एक्चुअल वैल्यू एक का मतलब 200 था, तो 15 का मतलब कितना होगा, तो 200 का मल्टीप्लाई, तो वो कितना हो जाएगा 3000। ये 3000। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमको पेन की कीमत निकालना है, राइट, पेन की कीमत निकालना है, तो मैं ये बोलता हूँ यहाँ पर 3 नोटबुक प्लस 6 पेन का यूज करता है तो वो 3000 रुपए में आता है। वो बोल रहा है अगर वो 12 पेन और एक नोटबुक लेता है तो वो कितने, वो भी 3000 में आता है। तो आपको बताना है कि 15 पेन कितने में आएंगे। तो मुझे पेन की वैल्यू निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसके अलावा जो बच रहा है उसको कॉमन कर दो। तो मैं बोलता हूँ इस पूरे में यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 नोटबुक प्लस 36 पेन, 12 3 36 होता है, इक्वल टू 9000। 9000 में आएगी। और ये इक्वेशन एज इट इज लिखो, +6 पेन इज इक्वल टू 3000। एक बात बताओ, ये अगर मैं माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर 30 पेन माइनस करता हूं तो 30 पेन की कीमत कितनी आ जाएगी 6000। अगर 30 पेन की कीमत 6000 है तो 15 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 15 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 3000। यही आंसर है भाई। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज वॉल्यूम इंक्रीज। भैया जो स्फीयर होता है उसमें रेडियस का क्यूब होता है हमेशा वॉल्यूम में, वॉल्यूम में पावर 3 होती है, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो यदि रेडियस अगर स्फीयर की इंक्रीज की जा रही है तो आपको बोला जा रहा है कि उसका परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो 50% अगर 3 बार इंक्रीज किया जा रहा है तो उसको निकालने का गोल्डन, जैसा अभी अभी मैंने बताया आपको डायमंड रेशियो, उसी प्रकार से 3 बार का डायमंड रेशियो होता है 3:3:1। तो पहले हम मान लेते हैं कि वो 100 रहा होगा टोटल, तो उसका 50% हो जाएगा 50। अब उसका भी 50% निकालिए तो इसका 50% कितना हो जाएगा 25, और इसका 50% हो जाएगा 12.5। बस आपस में इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 150 प्लस ये हो जाएगा 75 प्लस ये हो जाएगा 12.5। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगी 225 237.5, 237.5। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड बाय 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ट्रेडर जो है अपना गुड जो है वो मार्क करता है, मतलब एमपी जो है वो 50% अबव। लाइक अगर ये 100 है तो वो इसको 150 लिखता है। अब वो बोल रहा है वो 20% का डिस्काउंट देता है, इसका 20% का डिस्काउंट मतलब कितना, 30 रुपए का डिस्काउंट देता है। तो वो उसको कितने में बेच रहा होगा 120 में बेच रहा होगा। तो बोल रहा है अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद, तो भैया दिख रहा है डायरेक्ट 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 84 रुपए को डिवाइड किया गया PQR में, तो आर का शेयर कितना है। भैया सबसे पहले तो ये जो रेशियो दिया हुआ है 2/3 रेशियो 3 रेशियो 1/3, इसको नॉर्मल करने के लिए हमको नीचे से अगर 3 हटाना है, दोनों में 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिमूव करना है उसका मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये रेशियो बन जाएगा 2:9:1। हमको किसका शेयर निकालना है? आर का शेयर। तो आर का जो हिस्सा होगा वो 8400 में से कितना हिस्सा होगा? एक पार्ट होगा टोटल कितने में से? तो टोटल है 12। तो आर का हिस्सा होगा 1/12। 12 7 84, तो 700 आर का शेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है। 0.1 का स्क्वायर, तो मैं पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। तो पॉइंट अगर रिमूव करा तो ये 1 ही बचा। भाई 0 1 मतलब 1 ही होता है। तो मैंने इसको मान लिया अगर 0 1 का स्क्वायर करूंगा तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी अगर मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया, लाइक 0.001 था, मैंने पॉइंट 01 था, मैंने पॉइंट रिमूव किया तो वो तो 001 बच गया, इसका कोई काम ही नहीं है। तब भी 1 बच गया। लेकिन अगर यहाँ पर एक के पहले पॉइंट था और उसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर दो के पहले पॉइंट आ जाएगा। दो के पहले पॉइंट आने का मतलब ये। और यहाँ पर दो के पहले पॉइंट था, उसका स्क्वायर हो गया, मतलब चार के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो चार के पहले पॉइंट लाने के लिए क्या करूंगा? इसके पहले मैं 1 2 3 4 ये लाऊंगा, उसके पहले पॉइंट आएगा, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा? 0.0101। इन दोनों को ऐड करने पर कैसे ऐड करते हैं भैया? तो 0.01 तो ये आ गया, उसके बाद 0.0001। तो अब इनको ऐड करेंगे 1010.0, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए इस क्लास का। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। मतलब द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सम ऑन 5 ईयर, 5 साल में जो मिल रहा है वो 2/5 मिल रहा है सम का। मतलब सम यदि 5 है, सम अगर 5 है, तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। लेकिन ये दो इंटरेस्ट कब मिल रहा है? 5 साल में। एक बात बताओ, दो इंटरेस्ट मिल रहा है सम 5 पर, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितने परसेंट मिलेगा आप बोलेंगे? तो ये टोटल 40% मिल रहा है। लेकिन 40% मिल रहा है 5 साल में। और एनुअल रेट परसेंट निकालने का तरीका क्या है सर? एक साल में मिलने वाला ही होता है ब्याज। तो एक साल में कितना मिलेगा? 8%। डिवाइड करेंगे ना 40 में 5 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।